कोड क्लियर है ना, दिख रहा है ना? तो थोड़ा जूम कर दीजिए, थोड़ा सा क्या कर दे? जूम। अच्छा एक सेकंड रुको। अब क्लियर है? चलो अब ठीक हो जाएगा। कहाँ से समझ में तो आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं लिखने जा रहा है। ठीक है, देखो क्या है, कार्बन एंड कंपाउंड इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ऐसा क्या है कि हमको इस कार्बन को, ये जो कार्बन का एटम है, इसको एज ए चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ? ठीक है, तो कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कार्बन के पास दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है कि कार्बन के कंपाउंड को हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी सारे एटम के कंपाउंड एक तरफ और कार्बन का कंपाउंड एक तरफ। समझ में आया? वो जो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड को अलग से पढ़ना पड़ता है वो है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंस। क्या क्या नाम है? कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंस। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कल बताए थे, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब अपने आप से जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। समझ में आया? ठीक है, कार्बन कैन लिंक विद एन अनदर कार्बन, ठीक है, अप टू हाउ मेनी टाइम्स यू रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी तक हमारे पास 70 75 अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 कार्बन एक साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास अवेलेबल है। समझ में आया? और दूसरे एटम के पास ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि ढेर सारे एटम एक साथ एक दूसरे से जुड़ जाए। समझ में आया? ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम से दूसरा कार्बन तीसरे से तीसरा चौथे से ऐसे जुड़ता हुआ जाता है और चेन बनाता है। ठीक है, जितना भी लंबा चेन वो बनाना चाहे वो बना सकता है, वो कैपेबल है। बाकी अलग दूसरे टाइप के जो एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर्स, वो सब ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं रखती। हमने आपको दो एग्जांपल दिया था कि दो एटम और हैं अदर देन कार्बन, दो एटम और हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या एग्जांपल हमने दिया था? एक फास्फोरस का एग्जांपल दिया था जिसमें 4 फास्फोरस का एटम एक साथ जुड़ सकता है। दूसरा सल्फर का एग्जांपल दिया था जिसमें H6 और H8 आता है। ठीक है, मतलब 6 सल्फर के एटम और 8 सल्फर के एटम एक साथ एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमने देखा कि कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अदर एग्जांपल अदर देन कार्बन आर P4 that is phosphorus and H6 and H8 that are electrons of सल्फर। आई बात समझ में? उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन के पास जिसके वजह से कार्बन इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है? भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। समझ में आया? मतलब अगर न्यूक्लियस हमने बनाया, न्यूक्लियस के अराउंड पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बगल वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कार्बन को क्या कराना है? स्टेबल कराना है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो इसका दूसरा वाला शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हाउ कैन यू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कार्बन? या तो आपको उसके लास्ट वाले शेल में 4 और इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे या फिर उसके उस वाले शेल से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। समझ में आया? मतलब कार्बन अब आपके पास चॉइस क्या है? लाइक कोवेलेंट से भी तो कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, यही अभी आपको बताएंगे कि एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन निकालिए या डालिए या फिर उससे ज्यादा बेटर इकोवेलेंट बॉन्ड बना लीजिए। समझ में आया? इनफैक्ट जितने भी कंपाउंड मैक्सिमम हमारे पास इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड वाले ही रहते हैं। समझ में आया? हम बस एक पॉसिबिलिटी की बात बता रहे हैं कि कार्बन कैन मेक कंपाउंड इवन बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन एंड इवन बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अदर एलिमेंट के पास ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं थी, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कंपाउंड बनाते थे या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कंपाउंड बनाते थे। आई बात समझ में? हेलो सर, समझ में नहीं आया ये लग क्या हुई?
कैटिनेशन नहीं समझ में हेलो आया, सर। टेट्रावैलेंसी समझ में नहीं आया? हाँ बेटा बोलो। सर गुड इवनिंग सर, एक बार मेरे को भी बता दीजिए टॉपिक। हाँ बता रहे हैं, कल जो बताए थे वो रिवाइज करा रहे हैं। एक बार नहीं आए होते तो एक बार क्लास देख लिया करो, ठीक है, कोशिश करके थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, है ना। लेकिन फिर भी नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, थोड़ा सा नया भी है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, इसलिए हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज द नेम ऑफ द चैप्टर। कार्बन, ऐसा क्या खास है कार्बन के पास कि हमको इस चैप्टर को या कार्बन के कंपाउंड्स को अलग से पढ़ना पड़ रहा है? उसका कारण ये है कि कार्बन के बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, और भी नए नए कंपाउंड्स, आप जैसे कंपाउंड बनाना चाहें वैसे कंपाउंड्स बना सकते हैं। रीजन क्या है कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना लेता है? उसके दो रीजन आपके सामने पड़े हुए हैं। पहला रीजन है कैटिनेशन और दूसरा रीजन है टेट्रावैलेंसी। समझ में आया? एकदम सिंपल है, ज्यादा टफ समझ के मत समझिए, एकदम सिंपल लेके चलिए, ठीक है। जो भी डाउट्स या मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो चैप्टर के अंदर हम लोग अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक्स आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो दो रीजन आया आपके सामने, पहला रीजन क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन डिफाइंस, कैटिनेशन का डिफिनेशन आप कैसे आप दोगे कि कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी अभी अभी हमने आपको बताया कि जैसे कि कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन का एक एटम कार्बन के दूसरे एटम से, कार्बन का दूसरा एटम कार्बन के तीसरे एटम से, कार्बन का तीसरा एटम कार्बन के चौथे एटम से, मतलब इसी तरह ढेर सारे कार्बन के एटम एक साथ जुड़ सकते हैं। अदर एलिमेंट अदर देन कार्बन, अदर एलिमेंट्स अदर देन कार्बन जो एलिमेंट्स हैं वो, उनके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है कि 3 या 4 या 5 एलिमेंट से ज्यादा वो आपस में कंबाइन कर सके। दूसरे एलिमेंट से तो वो कंबाइन करते हैं लेकिन आपस में नहीं जुड़ पाते हैं। दो एलिमेंट हमारे पास और हैं जो कि जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि वो अपने आप से जुड़ सकते हैं, वो है फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस देखिए, आपको हमने एग्जांपल रखा है सामने कि मैक्सिमम अप टू 4 फास्फोरस जुड़ सकते हैं। P4 हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। सल्फर की अगर बात करें तो मैक्सिमम 6 या फिर 8 का भी ऑप्शन है हमारे पास कि 6 या 8 सल्फर एक साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन इन दोनों एलिमेंट को छोड़ दें और कार्बन को छोड़ दें तो इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, अपने आप से जुड़ने की प्रॉपर्टी शो करता है। समझ में आया? अगर ऑप्शन न मिलते भी है तो हाँ, अब N2O2 को मत लेने लगना, वो दो दो ही जुड़ रहे हैं, दो के बाद जब तीसरा चौथा जुड़े तब उसको कैटिनेशन की कैटेगरी में हम लेंगे। बोलो अगर हम O2 में एक और O जोड़ेंगे तो मतलब वो तो जुड़ेगा नहीं? ओजोन बनेगा, ओजोन बनेगा ना, O3 बनता है ओजोन। तो एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कभी कभी तो कुछ कहीं कहीं इंक्लूड किया गया रहता है, इसी में से इंक्लूड नहीं करता है। एक लास्ट एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो O3 ले सकते हैं, ओजोन होता है। O3 क्या होता है? ओजोन। ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ओजोन लेयर के बारे में सुने हो ना? यस सर। होता है वो ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो अगर लास्ट एग्जांपल कैटिनेशन का आप लेना चाहोगे तो O3 भी ले सकते हो, लेकिन इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आई बात समझ में? सर अगर हम ऐसे N2 में एक और N कंबाइन करना चाहें तो वो नहीं होगा? नहीं कंबाइन नहीं करेगा, वो कंबाइन ही नहीं करेगा। N3 नहीं मिलता है हमें। सर कार्बन कहाँ तक मिलता है? कार्बन मिलने को बहुत, हमेशा बहुत सारे कार्बन जुड़ सकते हैं। हमारे पास जो कंपाउंड अवेलेबल अभी तक हुआ है, कल हमने एग्जांपल भी उसका दिया था, फुलरेंस मिला है हमको, और फुलरेंस में अप्रोक्सीमेटली C60 मिल चुका है, C72 मिल चुका है, C75 मिल चुका है, मतलब 75 कार्बन मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड अवेलेबल हैं, लेकिन अभी ऐसा मना नहीं किया गया है कि 75 के बाद 75 के बाद और एलिमेंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे या और कंपाउंड ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें कार्बन और ज्यादा नहीं जुड़ सकता है। ढूंढा जा रहा है, समझ में आया? लेकिन 75 कार्बन जुड़ के जो कंपाउंड बनाते हैं वो है फुलरेंस, और ये मिल चुका है। समझ में आया? यस सर। इसके अलावा बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जैसे बेकेलाइट और ये सब चीजें, वहां पे भी कार्बन, ढेर सारे कार्बन चेन, मोर देन 75 कार्बन चेन
जुड़ते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक वगैरह यूज करते हो, ठीक है, पॉलीथीन यूज करते हो, तो ये सब क्या होता है, ये होता है पॉलीमर। और ये सब भी बेसिकली कार्बन के कंपाउंड से ही बनता है, समझ में आया। तो वहां पे भी क्या होता है, कार्बन कार्बन का चेन ही बनता है, तो वहां पे भी ढेर सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़ते हैं। आई बात समझ में? यस सर सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा सर, समझ नहीं आ पा रहा। समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत बताओ। नो सर। सारे लोग आ गए? नो सर, मैं अच्छा हर्षित रिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर से बताते हैं, ध्यान से सुन। कार्बन के पास प्रॉपर्टी है, कार्बन की सर वैलेंसी आवाज कितनी नहीं आ होती रही है? आपकी। 4। कार्बन वैलेंसी होती है 4। तो कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी है, हेलो एक सर। कार्बन से 4 कार्बन एटम के सर साथ। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। क्या हो गया, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अभी भी दूर नहीं से। आ रही है? अच्छा, दूर से नहीं आ रही है। अच्छा, उधर मुंह कर ले रहे होंगे तो सकता नहीं आ रही होगी। चलो अच्छा, ध्यान से देखो। देखो अभी हमने फिगर बनाया ना, देखो इसमें हमने क्या बनाया, कार्बन की वैलेंसी है 4। अब एक कार्बन के पास पॉसिबिलिटी है कि वो चारों तरफ से किसी दूसरे कार्बन को अपने आप से जोड़ सकता है, समझ में आया। दूसरे एलिमेंट ऐसी पॉसिबिलिटीज या ऐसे कंपाउंड्स नहीं बना पाते हैं, समझ में आया। एक अगर तुम कार्बन की जगह सोचो कि नाइट्रोजन ले लेते हैं और नाइट्रोजन को इस तरीके से जोड़ते जाते हैं तो वो पॉसिबल ऐसा नहीं कर पाता है, समझ में आया। या ऑक्सीजन ले लिया और सोचोगे कि 4 5 6 7 ऑक्सीजन को इस तरीके से जोड़ते, जैसे अभी हमने सामने फिगर बनाया है, तो वो नहीं पॉसिबल है। लेकिन कार्बन के केस में ऐसे चेन्स पॉसिबल है कि तुम ढेर सारे कार्बन के एलिमेंट को, कार्बन के एटम को एक साथ इस तरीके से जोड़ सकते हो। आई बात समझ में? सर सिर्फ यहाँ कार्बन के? हाँ हाँ, सिर्फ कार्बन के, समझ में आया। यस सर। चलो, उसके बाद देखो, हम बार बार कार्बन कार्बन तो कह रहे हैं, लेकिन ये जो पूरी ब्रांच है, ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ये पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, समझ में आया। जो डिवाइड हमने किया वो कहाँ किया कि हम इसको किस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम डिफिनीशन लिखते हैं, तो कल हमने डिफिनीशन लिखवाया था, ठीक है। क्या लिखवाया था हमने डिफिनीशन? एक लाइन का डिफिनीशन है, हर्षित एंड श्रेयांश, एक लाइन का डिफिनीशन है। पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। लिखिए, डिफिनीशन ये है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन बता रहे हैं, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। तो बाद में नोट्स भेजेंगे आप इस चैप्टर के? हाँ नोट्स भेजेंगे, अभी बस एक लाइन लिखो, ये जो डिफिनीशन बता रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बस वो समझने के लिए लिखो, और सर ठीक है। थर्ड नोट्स अभी चैप्टर के भी साइन कर देना आप। पिछले वाले, सर ओके, भेज देंगे। एक बार हमें ना 9 बजे के आसपास मैसेज करना, अगर हम नहीं भेजेंगे तो, भूल जाएंगे तो, ठीक है सर। ठीक है। एक बार मैसेज कर देना। चलो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक लाइन का डेफिनेशन है, उसको नोट करिए। द हाइड्रोकार्बन and its derivatives ठीक है, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, देखिए। द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, the hydrocarbon and its derivatives are called organic compounds.
देखो क्या डेफिनेशन लिखा हमने, द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले इस हाइड्रोकार्बन जो वर्ड हमने लिखा है, पहले इसका मतलब समझो कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होने से बनते हैं। मतलब जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड रहेगा उसको आप बोलोगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हमें इस बात से ध्यान नहीं देना है कि वो क्या किसी और एलिमेंट से भी जुड़ा है, हमें ध्यान बस इस बात पे देना है कि क्या वहां पे हाइड्रोजन है, क्या वहां पे कार्बन है, और अगर ये हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है और उन दोनों के बीच में बॉन्ड भी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे मीथेन का एग्जांपल हमने लास्ट दिन दिया था आप लोगों को। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। यहाँ पे देखिए कार्बन का जो एटम है, कार्बन का जो एटम है वो किसी दूसरे 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? कार्बन देखिए, कार्बन किसी दूसरे 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग है और कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, और क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है इस वजह से हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए उसको पहले क्या होना पड़ेगा? हाइड्रोकार्बन होना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर। जितना बता रहे बस उतना समझो, ठीक है? आगे अभी हम बताते रहेंगे, धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपके कंफ्यूजन दूर होंगे। जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, बस समझते रहिए, हम पॉइंट्स बताते जाएंगे एक एक, तो आपके डाउट्स अपने आप खत्म होते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने क्या सीखा कि ये है हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हुआ। ठीक है, आगे हमने क्या लिखा डेफिनेशन में? द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब कि वो पहले हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन में से कुछ हटा के उसको बनाया गया। जैसे कि मान लीजिए सामने आपका जो कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हमने जोड़ रखे। आपका मन हुआ आपने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, आपने ये वाला हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दिया? क्लोरीन जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। ऐसे ये Cl आपने जोड़ा कैसे? आपने हाइड्रोजन को हटा के जोड़ा। तो ये जो नया कंपाउंड बना इसका फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको? अगर फॉर्मूला पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? CH3Cl। H3Cl। समझ में आया? यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। और क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बनाया गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, मतलब हाइड्रोकार्बन का यूज करके इसको बनाया गया है। दैट्स वाई ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? या तो वो प्रॉपर हाइड्रोकार्बन हो, मतलब उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और ना हो, या फिर उसको किसी हाइड्रोकार्बन का यूज करके बनाया गया हो। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, मेरा मन किया कि काम करते हैं ना, एक हाइड्रोजन क्यों हटाए, हम दो हाइड्रोजन हटाते हैं, 2 हाइड्रोजन हटाते हैं, तो हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2Cl2। ये भी कैसे बना? हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हटा के कुछ और ऐड किया गया, तब हम इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आई बात समझ में? मान लीजिए आपका अगला कंपाउंड बनाने का मन किया, आपने क्या किया कि C का 3 हाइड्रोजन हटा दिया, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3। CH3 क्या बनेगा? CH3। नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CH3। CH3 पता है कौन सा कंपाउंड है? ये वही कंपाउंड है जो मूवीज में गुंडे लोग किडनैप करने के बाद ओमनी में आपको बैठाते हैं और आपके मुंह पे रुमाल लगा के कुछ। क्लोरोफॉर्म सर। हाँ, ये यही है क्लोरोफॉर्म आपका CHCl3।
CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। यही सुंघाया जाता है बेहोश करने के लिए। अब चाहे डॉक्टर सुंघा के बेहोश करके ऑपरेशन करके किडनी निकाल ले, चाहे गुडने लोग किडनैप कर लें, ठीक है, इसी चीज को सुंघाया जाता है। क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो चलिए, हमने देखा कि 3 हाइड्रोजन हटा के 3 जगह क्लोरीन जोड़ दिया गया। एक काम करते हैं ना, वो जो चौथा वाला हाइड्रोजन बचा उसको भी हटा देते हैं, तो क्या बनेगा? CCl4 बनेगा। क्या बनेगा? CCl। तो अब ये बताओ कि CCl4 ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक नहीं? इनऑर्गेनिक होगा वो तो। नहीं, इनऑर्गेनिक होगा सर। वो भी ऑर्गेनिक होगा। क्यों? क्योंकि बनाया तो हाइड्रोकार्बन से ही गया है। एक्चुअली हमने जानबूझ के आपको एक्सेप्शन वाला एग्जांपल दिया है। ये बनते बनते लास्ट में जो कंपाउंड बनता है वो इनऑर्गेनिक जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो CCl4 भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो हाइड्रोकार्बन जैसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ही तो है। अब आपके सामने हमने हर चीज बना के रखी है कि 1 हाइड्रोजन हटाए पहले, फिर 2 हटाए, फिर 3 हटाए, फिर 4 हटाए। सर लेकिन उसमें हाइड्रोजन तो इंक्लूड नहीं होगी ना। क्या बेटा? उसमें हाइड्रोजन तो इंक्लूड नहीं होगी ना। हाइड्रोजन है तो नहीं, लेकिन था तो हटा के ना जोड़ा गया है। जब हटा के जोड़ेंगे मतलब बनाया हाइड्रोकार्बन से ही गया है। अब बनाया जब हाइड्रोकार्बन से ही गया है तो वो ऑर्गेनिक ही रहेगा, ठीक है। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम दे जिसमें कार्बन है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दे सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल दे सकते हो, कार्बोनेट्स का एग्जांपल दे सकते हो। लेकिन ये एग्जांपल आप अपने सामने याद रखिए, CCl4 एक ऐसा एग्जांपल है जो कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। एक्सेप्शन है क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो कंफ्यूजन होता है। समझ में आया? और हर जगह अक्सर आपको मैक्सिमम हमेशा जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछेगा तो वहां पक्का हाइड्रोजन रहेगा। ये एक्सेप्शन टाइप का था, इसीलिए हमने आपको ये एग्जांपल बता के ये पॉइंट भी क्लियर किया। आगे बात समझ में? तो आगे से आपसे कोई पूछे CCl4 के बारे में तो आप क्या बताओगे कि ये हाँ दिख तो इनऑर्गेनिक जैसे रहा है लेकिन है ऑर्गेनिक। और क्यों ऑर्गेनिक, उसका रीजन आपके पास पता है। क्यों? क्योंकि इसको बनाया तो हाइड्रोकार्बन से ही गया है। आगे बात समझ में? सर अगर से कार्बन के संग कोई और सा कंपाउंड हो Cl की जगह तो Cl कुछ भी जोड़ो। हमने Cl का एग्जांपल लिया, आप कॉमन हो, आप Br जोड़ो, I जोड़ो, F जोड़ो, OH जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, नाइट्रोजन जोड़ो, जो जोड़ना है वो जोड़ो। हमने Cl का एग्जांपल लिया है। 4 होना चाहिए सर उस पे, लेकिन हाँ, 4 चीजें जोड़ेंगी, वो 4 चीजें आप कुछ भी जोड़िए, उनमें से एक तो हाइड्रोजन रहना चाहिए। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हटा के कुछ और जोड़ा गया है। आपको इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि वो पहले क्या था, पहले वो हाइड्रोकार्बन था कि नहीं था, तब आप बताओगे वो ऑर्गेनिक है क्या। समझ में आया? और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख, आप आगे से इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो आप सीधे इनऑर्गेनिक बोल दीजिएगा, ठीक है सर? बस एक यही एक्सेप्शन है ना कि CCl4 वाला, और कोई सा नहीं है ना? वो यही है, तो जो पूछा जाएगा आपसे वो यही है। और सर तो मतलब अगर हम कार्बन को डायरेक्ट Cl4 से कंबाइन कराएं तो ऐसे नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कार्बन के साथ Cl4 जोड़ने का तरीका यही है। ठीक है, आगे बात समझ में? यस सर। चलो, इसके बाद हम लोगों ने देखा था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या देखा था? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो हेडिंग डालिए एलोट्रॉप्स। सर आपने वो सेकंड वाली टर्म का मीनिंग अभी बाद में बताएंगे, टी से जो है क्या? ये टेट्रावैलेंसी। सर टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी बता तो दिया, सामने देखो फिगर बना हुआ है, फिर से देखो। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये रहा न्यूक्लियस, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको वैलेंसी फुलफिल करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर इसका 4 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। इट कैन मेक कंपाउंड इवन बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन एंड इवन बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये दोनों तरीके से कंपाउंड बना लेता है। दैट्स व्हाई कार्बन के कंपाउंड अपने आप में ज्यादा होंगे। बाकी एलिमेंट के पास ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं थी, या तो वो लूज करके कंपाउंड बनाते
या तो वो गेन करके कंपाउंड बनाते, एक ही रास्ते पे जाते, ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो वैसे ही अपने आप इसके पास ये प्रॉपर्टी आ गई कि ये दोनों टाइप के कंपाउंड बना सकता है, इसलिए और ज्यादा कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, उसके बाद कार्बन के पास शेयरिंग वाला प्रॉपर्टी बहुत आसानी से आ जाता है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बहुत अच्छे से शो नहीं कर पाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर होते हैं वो सबके सब कौन से हैं, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। अभी जो हमने ये कार्बन का फिगर नहीं बनाया था, ढेर सारे कार्बन एक साथ जुड़ते गए, वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती, कोवैलेंट बॉन्डिंग ही होती है, शेयरिंग वाली। समझ में आया? सर उनकी भी तो वैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह की, तो वो भी टेट्रा वैलेंसी वाले हुए ना। टेट्रा वैलेंसी का मतलब बस इतना है कि उसकी वैलेंसी 4 होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हर चीज की वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी इसकी 1 है, वैलेंसी 2 है, वैलेंसी 3 है, वैलेंसी 4 है। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि ये इतना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा ये कंफर्म नहीं रहता है। वैलेंसी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एन एटम कैन लूज और गेन। वो लूज कर ही देगा या गेन कर ही देगा ऐसा जरूरी नहीं है हमारे लिए। सर मैं कह रहा हूँ तो समझ में? 14 ग्रुप वाले सारे एलिमेंट्स टेट्रा वैलेंसी हाँ हुए हाँ ना। हाँ, 14 ग्रुप वाले सारे के सारे करते हैं, वो 14 ग्रुप के सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो टेट्रा वैलेंसी तो शो करेंगे, लेकिन वो कैटिनेशन बहुत अच्छे से नहीं शो कर पाते। जैसे फास्फोरस भी अगर एग्जांपल आप लेना चाहोगे तो शायद आपके 14 ग्रुप का ही तो है। ऑक्सीजन का एग्जांपल, ऑक्सीजन भी टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है, ऑक्सीजन भी तो 14 ग्रुप का ही है। यहाँ पे जो हमने अदर एग्जांपल लिए हैं कैटिनेशन वाले, टेट्रा वैलेंसी वाले, वो यही तो हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुको, पानी पी के आ रहा है।
ठीक है, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन्स। वापस आ गए। तो क्या डालनी है हेडिंग? एलोट्रॉप्स क्या होता है हमारा? तो एलोट्रॉप हमारा वो चीज होता है when, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले लाइन सुनिए उसके बाद उसका मतलब समझिएगा। when any element exists in more than one pure form it is called allotrop। तो क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप। जैसे हमारा कार्बन जो है वो कार्बन हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में एक से ज्यादा प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कंबाइंड फॉर्म में, जैसे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल है, डाइऑक्साइड के टर्म्स में अवेलेबल है, कार्बन के बहुत सारे एसिड्स हैं उसमें अवेलेबल है, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड तो हैं, कंबाइंड फॉर्म में तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन कार्बन हमारा प्योर फॉर्म में, मतलब किसी के साथ कंबाइंड होकर नहीं, प्योर है, इन एन एलिमेंटल स्टेट 3 एलोट्रॉप्स अवेलेबल है हमारे पास कार्बन। कौन कौन से 3 एलोट्रॉप्स अवेलेबल हैं? पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड और तीसरा है फुलरेंस। समझ में आया? These are the allotropes of carbon। एलोट्रॉप का मतलब अभी हमने आपको बताया। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप्स आर दोज थिंग्स, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आपका कार्बन है, अगर वो एक से ज्यादा प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बोलेंगे। समझ में आया? आई बात समझ में? सर डायमंड भी तो ये कार्बन का ही वो होता है ना? कौन? सर नहीं आई समझ। सर मतलब ये कार्बन के 3 एलोट्रॉप है ना? हाँ, मतलब कार्बन इन 3 फॉर्म में मिलता है अपनी, मतलब कार्बन की खुद की एक कुछ फॉर्म नहीं होती? अगर हमें कार्बन प्योर फॉर्म में चाहिए तो वो इन 3 प्योर फॉर्म में मिलता है। ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, डायमंड के फॉर्म में मिलता है और फुलरेंस के फॉर्म में मिलता है। ग्रेफाइट क्या होती है? वो जो पेंसिल की निडल होती है ना, आपकी पेंसिल आप यूज करते हो, जो उसका ब्लैक वाला पोर्शन नहीं होता, अंदर वाला निडल, वो होता है ग्रेफाइट। उसके अंदर मतलब वो बना किस चीज से है? वो कार्बन से बना हुआ है, प्योर कार्बन से बना हुआ है। उसमें कार्बन के अलावा कुछ और भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई एलिमेंट उसके अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। डायमंड जो आप ज्वेलरी में यूज करते हो। हाँ बेटा बोलिए। सर हम ग्रेफाइट को ग्रेफाइट क्यों बोलते हैं, कार्बन ही क्यों नहीं बोलते? अब देखो एक ही चीज है, बहुत सारे, जैसे अब सारे के सारे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन है तो ह्यूमन बींग, सारे काम भी एक जैसे करते हैं, हमारी बॉडी भी एक जैसी वर्क करती है, सबके अंदर ब्लड होता है, सबके पास दिमाग होता है, सबके हाथ पैर एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी सबके अलग अलग नाम रखने पड़ते हैं ना, डिस्टिंग्यूश करने के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज हम उनको डिस्टिंग्यूश करते हैं। अब लाइक डायमंड भी कार्बन का है, ग्रेफाइट भी कार्बन का है, लेकिन आप डायमंड की पेंसिल बनाओगे, ग्रेफाइट बनाओगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। ग्रेफाइट की पेंसिल बनाओगे, ग्रेफाइट की ज्वेलरी नहीं पहन सकते, डायमंड की ही ज्वेलरी पहनोगे। क्यों? क्योंकि डायमंड उतना शाइन करता है, ग्रेफाइट उतना शाइन नहीं करता है। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनका नाम दिया गया। बना तो दोनों कार्बन की वजह से ही है, लेकिन
जो बॉन्डिंग करने का उनका तरीका है, एक कार्बन का दूसरे कार्बन से जो जुड़ने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, और इसी वजह से उनके में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस है तो बना कार्बन का ही, लेकिन प्रॉपर्टीज में बहुत सारे डिफरेंसेस है, इस वजह से नाम हमको अलग अलग देना पड़ा। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन केमिकली बात करो, केमिकल रिएक्शन के लिए बात करो, तो अगर आपको कहीं कार्बन रिएक्ट करवाना है तो आप इनमें से कुछ भी यूज कर लो। अगर आपको कहीं पे रिएक्शन में कार्बन की जरूरत है कि कार्बन को रिएक्ट करवाना है, कोई कार्बन का रिएक्शन देखना है, तो आप ग्रेफाइट से भी करा के देख सकते हो, डायमंड से भी करा के देख सकते हो, फुलरेन से भी करा के देख सकते हो, क्योंकि उस समय आपको कार्बन चाहिए था। उस केस में आपको ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेन से फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब आप कोई काम उससे करवाना चाहोगे फिजिकली यूज करने के लिए, तब आपको उसकी प्रॉपर्टीज का ध्यान देना पड़ेगा। लाइक डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट हमारा बहुत सॉफ्ट होता है। हम रोज लिखते हैं, रोज हमारी पेंसिल घिस जाती है, रोज हमारी पेंसिल टूट जाती है। डायमंड के साथ ऐसा कभी होता है क्या कि डायमंड रिंग पहन के निकले तो सारा डायमंड टूट गया, या डायमंड का चेन गले में नेकलेस पहने थे और टूट गया? ऐसा होता है क्या? नहीं, डायमंड बहुत हार्ड होता है, उसको टूटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है। समझ में आया? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके नाम हम लोगों ने अलग अलग रखे हैं। लेकिन केमिकली अगर बात करोगे तो जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, कि वो कार्बन की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, अगर उसको आप जलाओगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा, जैसे कि एक कार्बन को करना चाहिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई भी कार्बन जलेगा तो वो ग्रेफाइट हो, चाहे डायमंड हो, चाहे फुलरेंस हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, पक्का करेगा। आई बात समझ में? सर डायमंड भी जल सकता है क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं जल सकता है, क्यों नहीं जल सकता है? हाँ, बस ये है कि आपको अलग टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर आयरन मेल्ट कर सकता है क्या? सीजियम और सोडियम तो बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है। तो भाई आपको उतना टेम्परेचर देना पड़ेगा तो वो मेल्ट करेगा, आप दोगे तो वो मेल्ट करेगा। क्या आप घर पे कभी लोहा पिघलाए हो क्या? नहीं, लेकिन आपको पता है कि चिमनीज होती है उसमें पिघलता है वो। तो सिमिलरली अगर डायमंड का रिएक्शन आपको करवाना है तो आप उतना टेम्परेचर, उतना प्रेशर दोगे तो वो पिघलेगा या वो रिएक्ट करेगा। नहीं दे पाओगे तो नहीं करेगा। अरे डायमंड का भी तो मेल्टिंग पॉइंट होता होगा, कितना भी हार्ड होगा, पिघलाओगे तो पिघलेगा ही, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पिघलेगा, उसी तरह रिएक्ट भी करेगा। आई बात समझ में बेटा? यस सर। सर एक बार एलोट्रॉप्स फिर से बता दीजिए। एलोट्रॉप का डिफिनेशन फिर से बता देते हैं। चलो, अगर क्लास एंड हो जाती है बाय चांस तो रिज्वाइन कर लीजिएगा ना। चलिए, लिख रहे हैं बोर्ड पे, देखो तो अच्छे से समझ में आए।